प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या के लिहाज से भारत विश्व में पहले स्थान पर बना हुआ है। देश में अब तक 54 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में स्वस्थ होने वालों की दर 21% है, जबकि दुनिया भर में कोरोना से बीमार पड़ने वालों में भारत की हिस्सेदारी 18.6% रही है। वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर 2.97% है, जबकि भारत में ये केवल 1.56% है। कोरोना से एक दिन में स्वस्थ होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है और फिलहाल ये 83% से अधिक है। देश में कोविड जांच क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, इस वर्ष जनवरी में एक नमूने की जांच से बढ़कर अक्टूबर में कोविड नमूनों की जांच की संख्या 7 करोड़ 7 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। कोविड जांच में वृद्धि संक्रमण का फैलाव रोकने में कारगर साबित हुई है। श्रोताओं, वहीं प्रदेश में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शनिवार को राज्य में 503 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 50,062 हो गई है, जबकि 41,095 लोग ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आने वाले कुछ महीने और चुनौतीपूर्ण होंगे। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कोविड की बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये निर्देश सभी जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन ऐसे समय में और सतर्कता बरतने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी जगह पूर्ण रूप से पालन हो ताकि संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए आमजन के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। साथ ही उन्होंने कोविड के संबंध में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक प्रचार करने वालों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटक स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैंपल टेस्टिंग के लिए बूथ बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने हाई रिस्क लोगों की 100% सैंपलिंग करने और होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर, मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर, मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर, वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। सर, और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर, जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी।
श्रोताओं, राज्य के चंपावत जिले के जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों की समस्याओं के निदान और उन्हें आवश्यक सहयोग देने के लिए समस्त न्याय पंचायतों में पूर्व से तैनात न्याय पंचायत नोडल अधिकारियों को ही सेक्टर अधिकारी नामित किया है। उनके साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी और सेक्टर चिकित्सा अधिकारी की भी तैनाती की गई है। उन्होंने अधिकारियों को होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देने, समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोग अगर आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। श्रोता, वहीं टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि अनलॉक के बाद पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीम गठित कर बेहतर रणनीति बनाई जाएगी। कल हुई एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण खत्म हुए आर्थिक गतिविधियां संचालित कर विभिन्न विभाग की योजनाओं से बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने समस्याओं का निस्तारण करने का भरोसा देते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और मॉल खुलने पर शासन के गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। जी हां श्रोताओं, कोविड-19 के इस समय हम सभी को सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है। अब जबकि कई गतिविधियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में हमें शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना है, मास्क पहनना है और हैंड हाइजीन को बनाए रखना है। श्रोताओं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल देहरादून में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कृषि सुधार विधेयक को मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कृषि सुधार विधेयक से किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और देश का अन्नदाता सशक्त होगा। नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में तमाम बड़े कदम उठा रही है, ऐसे कानूनों को बना रही है। मित्रों, मैं समझता हूं कि कृषि सुधारों के लिए जो संसद के द्वारा जो विधेयक पारित हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पारित हैं। देश के पालनहार किसान में इन विधेयकों को लेकर के सकारात्मक और वो आशावान है, सकारात्मकता है उनमें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नए कृषि विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्षी दलों को किसान विरोधी करार दिया। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में बात करते हुए श्री निशंक ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों के बल पर राज्य के 8,54,000 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना द्वारा 1,856 किसानों को लाभ मिला है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक 8,88,000 लाख से ज्यादा कृषकों को लाभ मिल चुका है। ई-नैम योजना के तहत वर्ष 2016 से 2020 के बीच 27 में से कुल 16 मंडियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं। इस प्लेटफॉर्म का 7,000 से ज्यादा किसानों ने उपयोग किया है और कर भी रहे हैं। सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसके पास होने के बाद जिस तरीके से परिवर्तन किसानों के उनकी उभरने की दिशा में आएगा, एक किसान जिसको इसका लाभ मिल रहा है उसको भलीभांति पता है। यदि मैं पहले जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि किसान कानूनी बंधनों से आज़ाद होंगे। किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने में व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि किसानों को सरकारी मंडियों के टैक्स से आज़ादी भी मिलेगी। आपको क्या परेशानी है? यदि उसको स्वतंत्र किया जा रहा है, उसको अपनी उपज को कहीं भी बेचने का, देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में कहीं भी बेचने का यदि उसको अच्छी लागत मिल रही है, और इसलिए ये एक्ट दूसरा उनको विकल्प, किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। आपको क्या परेशानी है भाई? कांग्रेस को क्या परेशानी है यदि किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा?
और उसको उपज बेचने का जो विकल्प देकर के और सशक्त बनाने की दिशा में यदि कानून आ रहा है, अब जरूरी नहीं कि किसान राज्य की सीमाओं में रह करके अपनी फसलों की बिक्री करे। यदि दूसरे राज्य में उसको और अच्छा मिल रहा है तो वो अपनी राज्य की सीमा को क्यों नहीं पार कर सकता? जरूर करेगा। किसान को पूरी आज़ादी दी गई है इस बिल में। भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तो प्राविधान है इसमें, और देय भुगतान राशि के विभिन्न उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसान दर दर भटकेगा, किसान को उसको उसी समय रसीद मिलेगी। मैं कांग्रेस से और विपक्षी दलों से जो हो हल्ला मचा करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हित है इसमें आपका? किसानों को क्यों नहीं आप बंधन मुक्त चाहते हैं? केंद्र सरकार के किसी भी केंद्रीय संगठन के माध्यम से किसानों की उपज के लिए मूल्य जानकारी और मंडी आसूचना प्रणाली विकसित की जा रही है। कोई विवाद होने पर निपटारे के लिए बोर्ड भी गठित करेंगे, और न केवल बोर्ड गठित होगा, वो 30 दिन के अंदर उस विवाद का निस्तारण करेगा। ये भी समय की अवधि सुनिश्चित है। तो यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसान के सामने आती है तो वो बोर्ड के सामने जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर उस बोर्ड को फैसला लेना पड़ेगा। किसान अब बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ ले सकेगा। देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार के माध्यम से वो काम कर सकेगा और पारदर्शिता से भी काम कर सकेगा। तो किसानों को जो लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का जो उद्देश्य में उसकी आय में सुधार करने का जो ये विधेयक है, ये तो आमूलचूल परिवर्तन करेगा किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में। और जो दूसरा विधेयक है, इसी के साथ साथ जो कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है, उसमें भी एक के बाद एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।